हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्लास 11 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक साइकोलॉजी का मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव विकास और वंशानुक्रम के बारे में हम पढ़ चुके हैं गाइज, और आज की जो क्लास है वो मानव विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें 5 अवस्थाएं के बारे में बताया, जैसे कि मुखावस्था है, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, अंतर्दृष्टिगत अवस्था और जननांगी व्यवस्था। तो चलो भी हम स्टार्ट करते हैं गाइज। चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो तो आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। तो गाइज, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि जो मानव विकास है उसका अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण रुचि व उसका विषय रहा है। तो इसमें बहुत सारे सिद्धांत ऐसे बताया, जैसे कि दृष्टिकोण से हम वर्णन करते हैं, और इनकी 3 मुख्य श्रेणियों के बारे में इनको वर्णन किया गया है। सबसे पहले क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था भाई? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड और एरिक एरिक्सन के बारे में इसको प्रतिपादन किया है। तो आज हम सिगमंड फ्रायड के बारे में ही जानेंगे कि जो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, तो उनकी 5 अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इसके जो फ्रायड और एरिक्सन ने कुछ सिद्धांतों का सम्मिलित किया गया, जिसमें सिगमंड फ्रायड ने इनकी मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादन किया गया, जैसे और ये जो मानव विकास के जन्म से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक इनको उल्लेखित किया गया है। कितने भी जो जन्म से लेकर जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो किस अवस्था से लेकर किस अवस्था तक लिया गया है, तो जन्म से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक इनकी अवस्थाओं के बारे में इनको बताया है। फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके जनक माने जाते हैं, और सबसे पहले इन्होंने व्यक्तित्व उपचार पद्धति का स्वीकार किया गया था, जिसमें मनोविश्लेषणात्मक के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कार्य पद्धति सिद्धांतों के रूप में प्रदर्शित करना, फ्रायड के लैंगिक विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए अपने मुख्य संपर्कों को समझना, उनकी मानसिक सतर्क प्रवृत्ति युक्तियों और व्यक्तित्व घटकों और मनोलैंगिक व्यवस्थाओं के बारे में इनको बताया। फर्स्ट क्या है भी मानसिक स्तर में जो फ्रायड ने मन के चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन के बारे में इनको व्यक्ति के विचार, भावना और जागरूकता के बारे में इन पर आधारित होते हैं, और जिसके प्रति वे जागरूक होते हैं, जैसे कि संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण, यादें, भावनाएं और कल्पनाएं, जिनके वर्तमान में हम इनको जागरूक करते हैं। जो चेतनात्मक जिन मनोविश्लेषण के रूप में इनकी कम भूमिकाओं के का वर्णन किया है। पूर्व चेतन चेतनाओं के अचेतन के रूप में जोड़ती है, और इसकी जो चेतनता है वो कम होती है, और सबसे ज़्यादा इनका जो विचार होता है वो संवेदना के बारे में इनको बताया गया है। मनोवृत्तियाँ वो होती हैं जिसमें अनेकों मनोवृत्तियाँ होती हैं, जिसमें जीवन से मृत्यु तक इनको वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक मनोवृत्ति अपनी मानस ऊर्जा होती है, जिसमें मनोवृत्तियों की ऊर्जा की लिबिडो ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम जीवन की ऊर्जा लैंगिक की संतुष्टि के लिए तुष्ट होता है, और जबकि इनकी जो मनोवृत्ति है निर्दयता है, हत्या, आत्महत्या जैसे क्रियाओं को इनको दर्शाती है, यानी कि जो हम आंतरिक कायिक उत्तेजनाओं में होती है। रक्षा युक्तियाँ मानव के संघर्ष, तनाव या फिर विवंशा आदि के लिए जीवन में अनुकारी रहती है, और रक्षा युक्तियाँ जीवन की अनेक विवंशा और कष्टनायक स्थितियों में काम करने के लिए भी करते हैं। तो जो विवंशना होती है वो क्या होती है, जो समस्या के किसी भी कार्य को उसके वास्तविक समाधान नहीं होता, जिसमें हम रक्षा युक्तियाँ व्यक्ति के आत्म संपत्ति के खतरे में इनकी रक्षा की जाती है, और उससे विकृत और नकारने जैसे युक्तियों को कम करने के लिए इसकी मदद करते। जैसे कि यदि कोई बच्चा है तो वो परीक्षा में असफल हो जाता है, तो उसके लिए क्या होगी भी वो चिंताग्रस्त होगी,
जिसमें कम करने के लिए उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो जो रक्षा युक्तियाँ क्या होती है, जो उसकी मानसिक कार्य यानी कि अगर वो बच्चा फेल हो गया तो उसको जितनी भी चिंता होती है यानी कि मानसिक तनाव होता है, तो उसमें अचेतन प्रक्रिया के रूप में इनको वर्णन करता है और रक्षा युक्तियाँ नामक काम भी वो करती है। तर्क संगीतीकरण। तर्क संगीतीकरण इसमें अस्वीकार्य या फिर अविवेकार्य व्यवहार के रूप में इनको कारण को बताया गया है, जिसमें जैसे कि कोई अपराधी है वो अपने व्यवहार के कारण जो बुरी संगति को बताना, किसी भी कोर्स को प्रवेश न करने के लिए उसके व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताना। तो तर्क संगीतीकरण क्या होगा कि भी जैसे कि मैं किसी कार्य मैं कोई भी अपराध कर रही हूँ तो मैं मेरे व्यवहार को बुरी संगति नहीं बताती कि भी अगर मैं चोरी करूंगी तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि भी मैंने चोरी की है, मैं यही बोलूंगी कि मैंने चोरी नहीं की। तो वो अपनी बुरी संगत को नहीं बताता। दमन में क्या होता है भी युक्ति के अवांछनीय या फिर उसके विचार, यादों और भावों को अचेतन के रूप में धकेल देना, क्योंकि किसी भी कारण में कष्ट यानी वह पैदा होता है और वह अपनी गलतियों को कभी भी दमन कर लेते हैं यानी कि वो अपने अंदर ही दबा लेता है। प्रतिस्थापन क्या होती है जिसमें एक व्यक्ति को जो अपनी भी परिस्थिति को दूसरे स्थान पर परिवर्तित करता है, यानी कि जो उसकी मारदंड मिलने पर बच्चे का जो किसी भी कोई भी पेरेंट्स है तो वो अपने बच्चे को क्रोधित होकर अपनी तो वो बच्चा क्या होगा भी क्रोध में अपनी यानी कि गुस्से में होकर तो वो अपने खिलौने या फिर छोटे बहन भाई पर निकालता है, यानी कि मैंने गुस्सा किया तो वो किसी और पर गुस्सा करेगा, यानी कि किसी और दूसरे स्थान पर उसको प्रतिस्थापित करना। परसेप्शन ने अपनी गलती की उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या फिर संसार के प्रत्यक्षीकरण करता है, जिसमें मैं घृणा करती हूँ और वह मुझसे घृणा करता है। यानी कि परसेप्शन कोई भी गलती को यानी कि बाहरी या फिर संसार में प्रत्यक्षित करना, यानी कि मैं कोई भी जैसे कि हम दो व्यक्ति बैठे हैं तो मैं अपनी घृणा को यानी कि मैं मेरी बात शेयर करती हूँ, दूसरा जो अपनी बात शेयर करता है तो वो क्या होता है अभी परसेप्शन होता है। अंतर्निरीक्षण किसे होते हैं जो अन्य व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के व्यवहार में की तरह अपना समझना, जैसे कि माता पिता है वो अपने मूल्य बच्चों को या फिर स्वयं के मूल्यों को अंतर्निरीक्षण करना। प्रतिक्रिया निर्माण में क्या होता है भी जैसे कि कोई भी भावना यानी कि व्यवहार को अपनी विपरीत प्रतिक्रिया को लिए उन्हें घृणा के स्थान पर यानी कि किसी भी गुस्से के स्थान पर हम उसको प्रेम करना, तो वो क्या होता है भी प्रतिक्रिया निर्माण। मनोलैंगिक विकास में क्या भी जैसे कि फ्रायड ने अपनी कुछ अवस्थाएं बताई गई हैं, जैसे कि और अपनी अवस्थाओं को इन्होंने 5 व्यवस्थाओं के बारे में बताया, जैसे कि लिविडा और लैंगिकता नीली जनजातीय उत्पीड़न कहा, जिसे शरीर के विभिन्न भागों में इनको प्रकट किया गया है। बालक में जो मनोविकृति होती है जिसमें अवस्था में ऊर्जा या फिर पे तुष्टिकरण के लिए उसका निर्माण करती है। और फर्स्ट क्या है अभी मुख्य अवस्था में क्या होता है अभी जो ये अवस्था है वो जन्म से लेकर 18 महीने तक इसकी अवधि होती है। तो इनका जो समय काल है वो कितना होगा अभी देखो भी एनसीईआरटी में जो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है। अगर कोई अलग अलग तरह की बुक होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि भी डेट किसी में कुछ लिखी होगी किसी में कुछ लिखी होगी, तो हम किस पे फोकस करेंगे भी जो एनसीईआरटी में लिखा ओनली हम वही करेंगे। और एग्जाम नियर है वो भी ओनली एनसीईआरटी को ही मान्य देता है। तो इसमें जो भी डेट है तो ध्यान रखना भी गाइस, जैसे कि मुख्य अवस्था वो कितनी है भी जन्म से लेकर 18 महीने तक होती है। तो 18 महीने यानी कि जन्म से लेकर 18 महीने है, तो इसमें मुख्य अवस्था यानी कि जो मुख्य अवस्था है उसमें क्या होता है भी इसमें बच्चा अपनी सभी क्रियाओं को केंद्र शुरुआत में और मुख्य के से होता है, जिसमें जैसे कि वह चीजों को काटने लगता है यानी कि चूसना, निकलना, चबाना, काटना उसे खुशी देता है और वह उस कार्य के लिए क्या होता है भी संतुष्ट होता है। तो मुख्य अवस्था में क्या होगी भी जो बच्चा होता है वो अपनी जैसे कि किसी भी मुख्य अवस्था यानी कि ओठ, जीभ सभी रुचि जो अंग होते हैं उनको सभी में अन्य मुख्य भाग होते हैं और इसमें जो भी अपनी कार्य करता है तो वो अपने कार्य को संतुष्ट करता है। सेकंड क्या है भी बुद्धि अवस्था।
यानी कि गुदावस्था। इसमें इनकी अवस्था होती है वो 18 महीने से लेकर 3 वर्ष तक होती है। कितनी होती है? 18 महीने से लेकर 3 वर्ष तक होती है, यानी कि 3 साल तक होती है। तो इसमें क्या होगा, अभी जो जीवन ऊर्जा होती है उसकी खुशी का जो अनुभव होता है वो त्यागनिक प्रक्रिया या फिर उनके संबंधित क्रिया को होता है। जैसे कि यदि कोई बच्चा है तो वो सोच संबंधित प्रशिक्षण के लिए माता पिता की बहुत सारे सोचते हैं और बहुत सारे उनको महत्व देता है। चिंता का कारण भी बना रहता है और चिंता भी बन जाती है, जिसमें परिस्थिति पर लागू होती है। यानी कि ये बच्चे, इसमें क्या होता है विगुदावस्था में, ये बच्चे भविष्य में जाकर स्वयं के पाबंद करने के लिए करते हैं, यानी कि कंजूस प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और बच्चे स्वयं अपने जो विचारधार है वो होते हैं, यानी कि जो फिजूल खर्च है उसमें ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो इसमें जो गुदी अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा होगा वो अपने विचारधारा वाले बन जाते हैं, जिसमें फिजूल खर्च का पर इन्होंने वो विश्वास रखते हैं और अपने भविष्य में जाकर स्वयं में पाबंद रखते हैं, यानी कि कंजूस प्रवृत्ति के भी होते हैं। उत्तर लैंगिक अवस्था। उत्तर लैंगिक अवस्था में, इस अवस्था में ये 3 से लेकर 5 वर्ष तक होते हैं, जिसमें संतुष्टिकरण जननांगो यानी कि केंद्रीय में बन जाती है, यानी कि जो भी तनाव पैदा, यानी भी तनाव मुक्त होने के केंद्र होता है। और इसमें बच्चे अपनी संबंधित व्यवहार क्रियाओं को करने के लिए व्यवहार क्रिया करना यानी कि देखने में आ जाती है, जिसमें बच्चा अपनी पिता और बालिका की अपनी तमादीकरण करता है, यानी कि बच्चा अपनी बालिकाओं के प्रति अधिक देखने को मिलता है। यानी कि फ्रायड ने क्या बताया कि जो बच्चा अपनी माता या फिर माता में बालिका और पिता में ज्यादा विश्वास रखती है, यानी कि दूसरे को इन्होंने बांटना नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक ईटिपस होता है और एक इलेक्ट्रा होता है। तो ईटिपस में क्या होता है, अभी जो ईटिपस में ये पुत्र के जो पुत्र होता है वो अपनी माता के ऊपर ज्यादा आकर्षित होता है, और इलेक्ट्रा क्या होता है, अभी जो पुत्री है वो अपने पिता की ओर ज्यादा क्या होती है, भी पिता की ओर ज्यादा आरक्षित होती है, यानी कि पिता से ज्यादा प्रेम करती है। सुप्तावस्था। सुप्तावस्था यानी कि अंतर्दृष्टि अवस्था भी बोलते हैं। एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाए कि अंतर्दृष्टि अवस्था क्या होती है, तो वो क्या होती है, अभी इसकी जो अवस्था है वो 5 वर्ष से यौवन आरंभ होती है, जिसमें जो यौन अवस्था है वो आरंभ हो जाती है। और इस अवस्था में लैंगिक विकास यानी कि सुपावस्था भी कहते हैं, क्योंकि ये लैंगिक तरीके से कोई भी विकास नहीं होता। इस अवस्था में बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है, और बच्चा इसी अवस्था में किसी नए कौशल सीखना, उनकी प्रवृत्ति के बारे में जानना, यानी कि किसी भी कोई भी क्वेश्चन होगा वो बार बार में उस कोई भी चीज को देख लेता है, तो उसमें ये कब, क्यों, कैसे, ऐसे क्वेश्चन उसको पूछने लग जाता है। जननांगीय अवस्था। जननांगीय अवस्था को हम जननांगीय अवस्था भी बोलते हैं, और इस अवस्था में क्या होता है, भी बच्चे हर प्रकार के जो जैव रासायनिक परिवर्तन पे आ जाते हैं, जिसमें लैंगिक अवस्था को पूर्व विकास की ओर हो जाते हैं। यानी कि फ्रायड ने इन्होंने क्या बताया भी, यानी कि किशोर अवस्था में आ जाते हैं, जिसमें लैंगिक ऊर्जा के पूरे बल के साथ साथ में इनको दोबारा प्रकट हो जाती है, और ऐसे बच्चे इसको शरीर कायिक परिस्थितियों को हो जाते हैं, जिसमें जीवन ऊर्जा की बात संतुष्टि करना चाहती है, और इसमें प्रेम अधिक परोपकारी होता है। और इस अवस्था में केवल स्वसंतुष्टि या फिर स्वयं का खुशी की सीमा कोई भी सीमित नहीं होती। तो गाइज ये थी आज का टॉपिक हमारा मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में किया, यानी कि मनोविकास का मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिसमें हमने 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, जैसे कि मुखावस्था, गुदावस्था और लैंगिक अवस्था, अंतर्दृष्टिकरण विवेकता और जननांगीय अवस्था। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।